बहुत सुना होगा कि शुगर इज़ अ न्यू पॉइजन। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रही है। अगर आपका शुगर जो है वो ओट्स बिस्किट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। अगर हम इसे रिवर्स करके मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपने खाना गलत खाया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप जंक फूड या फिर आउटसाइड फूड खा रहे हैं तो विच इज़ नॉर्मल। जो भी डाइट एक डाइटिशियन आपको प्रिस्क्राइब करे से फॉर द पर्पस ऑफ वेट लॉस, उसे कब तक करना है? ओबेसिटी डज नॉट रन इन फैमिली, इट इज़ देयर बिकॉज यू डोंट रन। ऐसे अगर लोगों का मिथ है कि आलू से वेट बढ़ता है, बट आलू से वेट कम भी होता है। क्या बनाना तो वेट गेन करता है? नहीं, बनाना वेट गेन नहीं करता। लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि जब हम डाइटिशियन के पास जाएंगे वो हमें एक डाइट देंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस के नाम पे जो हेल्दी चीज़ें हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरलोड करें। हर हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो एक किडनी पेशेंट आ जाता है बिकॉज ऑफ द रीज़न ही हमें कच्चा खाना है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। वो कहते हैं ना कि हम जैसे दिखते हैं वो ये बताता है कि हमारी प्लेट यानी कि हमारी थाली कैसी है, यानी कि हम कैसा खाते हैं। हमारे खाने का हमारे जीवन से क्या सीधा ताल्लुक है, हमारे खाने का हमारे जीवन हमारे हेल्थ पर कैसा असर है। वैसे इस इंफॉर्मेशन को लेकर इंटरनेट पर काफ़ी एक्सप्लोजन है और इसीलिए हम सबके मन में काफ़ी कंफ्यूजन भी, क्या खाएं क्या ना खाएं। हेल्दी डाइट के नाम पर जो मिथ्स हैं उनको आज हमने ब्रेक करने की कोशिश की। हमने जानने की कोशिश की कि एक जेन्युइन अच्छी सस्टेनेबल हेल्दी डाइट है क्या, जिससे कि वेट लॉस भी हो और अगर कोई और हेल्थ कंडीशन से अगर आप जूझ रहे हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उससे भी आप कैसे निजात पा सकें। तो फिर कार्ब्स कितने खाने हैं और प्रोटीन कितना लेना है। इसके अलावा सुपर फूड्स कौन से हैं जो कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और एंटी एजिंग फूड्स कौन से हैं। ऐसे तमाम सवालों पर हमने आज अपने जवाब जानने की कोशिश की न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन निधि सहानी जी से। आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। ऑलवेज माई प्लेजर। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, रियली वेरी स्टनिंग। आई वांट टू गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। तो निधि जी, हमें ये बताइए कि डाइटिशियन की ज़रूरत किसको है? डाइटिशियन की तो हर किसी को ज़रूरत है। ओके। ठीक है ना, एक फूड एजुकेशन होती है जो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना क्या है, क्या जंक है, क्या हेल्दी है, हम सबको पता होता है। बट किस तरीके से खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, हमारा सात्विक जो प्लेट है उसमें क्या क्या किस क्वांटिटी में होनी चाहिए, एक बैलेंस प्लेट कैसे बनाते हैं, ये सबको एक नॉलेज होनी चाहिए जो आजकल हर किसी को बचपन से ही दी जाती है। स्कूल में ही एक एजुकेशन दी जाती है कि व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी। बट अगर आप हेल्दी के नाम पे कुछ गलत खा रहे हैं, आजकल एक फॉल्स मार्केटिंग भी चल रही है जिसमें एक छोटा सा हेल्दी कुछ लिख के वो हेल्दी बन जाता है। कई बार हमें ये भी आना चाहिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे पड़े। या ठीक है ना, अगर आपका शुगर जो है वो ओट बिस्किट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। उसके अंदर ओट्स सिर्फ 5 ग्राम है और मैदा उससे में भरा हुआ है, लेकिन वो हल्का सा ओट्स डालने से वो ओट्स बिस्किट हेल्दी नहीं हो जाता। तो हमें बैक जो उसके पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कई बार नो शुगर एडेड लिखा होता है, बट कई बार केमिकल नाम जो होता है शुगर का लिखा जाता है जो लोगों को नहीं पता होता है, और वो ये समझ के कि ये शुगर फ्री बिस्किट है वो खा लेते हैं, बट उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इक्विवेलेंट टू शुगर होते हैं। लाइक ग्लूकोज सिरप हो गया, मेल्टाडेक्स्ट्रिन हो गया, विच इज़ अनदर नेम फॉर शुगर। फ्रक्टोज भी लिखा होता है कई बार। फ्रक्टोज भी लिखा होता है, बट लोग शुगर देखते हैं कि नहीं है तो वो ले लेते हैं। सो बेसिकली डाइटिशियन का काम होता है लोगों को एजुकेट करना कि किस तरीके से खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है, किस कॉम्बिनेशंस में खाना है और कब तक खाना है।
अच्छा, होता क्या है ना कि डाइटिशियन के जब हम नाम सुनते हैं, मैं एक कॉमन एक इमेज बता रही हूँ जो कि लोगों के मन में परसेप्शन है कि डाइटिशियन का मतलब है कि वो हमें कोई फैट, कोई डाइट स्पेशल, कोई कीटो या कोई किसी तरह की डाइट प्रिस्क्राइब करेंगी। डाइटिशियन के पास जाने का मतलब है कि आप वेट लॉस करने के लिए डाइटिशियन के पास जा रहे हो। तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ परसेप्शंस रनिंग अराउंड द पीपल कि only with some kind of a I would say health problem you would be running to the dietitian, और आप dietitian के पास गए तो वो खाना कम खिलाएंगे आपको। So you know ये जो myths हैं about you know measuring your diet, और जब आप dietitian के पास जा रहे हैं तो वो आपको खाली डाइट नहीं बता रहे हैं बल्कि वो आपके खाने के न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको बता रहे हैं, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। इस पर आप हमें एजुकेट करिए। So, लोगों के दिमाग में ये मिथ है डाइटिंग का मतलब ईटिंग लेस। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है ईटिंग राइट, ठीक है। और डाइटिशियन आपका खाना छीनती नहीं है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो एवरी फूड इज़ हेल्दी बट इफ़ इट इज़ टेकन इन अ प्लान्ड वे, ठीक है ना। ऐसे अगर लोगों का मिथ है कि आलू से वेट बढ़ता है, बट आलू से वेट कम भी होता है। आलू इज़ वेरी हेल्दी, पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है आलू खाने से वेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फ्राइड फॉर्म में, चिप्स की फॉर्म में, फ्रेंच फ्राइज़ की फॉर्म में, टिक्की की फॉर्म में खाओगे, ऑफ कोर्स इट विल हैम्पर योर वेट ऑल्सो। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है क्योंकि तला हुआ है। बट किस तरीके से कौन सी चीज़ खाएं वो बहुत मैटर करता है। आप कई लोग आएंगे वेट लॉस के लिए, कहेंगे आप बनानास कितने खिलाते हो, क्या बनाना तो वेट गेन करता है? नहीं, बनाना वेट गेन नहीं करता, वेट लॉस भी करता है। बनाना बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। इट इज़, यू कैन से दैट किंग ऑफ फ्रूट्स भी होता है, ठीक है। तो किस तरीके से खाना है, कैसे खाना है, आपको कोई थेरोपेटिक कंडीशन है, उस चीज़ के लिए आपके उस कंडीशन में आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, उसको लर्न करना हम डाइटिशियंस का काम होता है कि आपका एक लाइफस्टाइल करेक्ट करें। अच्छा, इसको ये भी ऐड कर सकते हैं, एक तो हुआ कि कोई हेल्थ कंडीशन है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं और आप डाइटिशियन के पास गए और उन्होंने आपको फलानी डाइट बताई विच में हेल्प यू टू रिजॉल्व योर सिम्टम्स एंड योर प्रॉब्लम। एक ये भी, तो अगर हम इसे रिवर्स करके मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपने खाना गलत खाया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर खाना गलत खाते हैं, ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट्स तो आते हैं। अगर एक प्लेट आपको लग रहा है हेल्दी है, कई लोग कहेंगे कि हम तो हेल्दी खाना खा रहे हैं, सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं, दाल, पनीर, सब्जी, सलाद, 2 रोटी, दही, ठीक है, पूरी थाली सजा के, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनहेल्दी है। बट कॉम्बिनेशंस गलत हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप दाल और पनीर इकट्ठे खा रहे हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे डाइजेशन उतना स्लो होगा। हम क्या खाते हैं, हमारी बॉडी एंजाइम्स रिलीज़ करती है टू डाइजेस्ट दैट फूड, ठीक है। और वो एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं फॉर मोर देन 18 आवर्स। ओके। आपने नाश्ते में क्या खाया, वो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या खाएं ताकि जो अगला खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और प्रॉपर डाइजेशन हो उसका, ताकि आपके न्यूट्रिशन भी अच्छे से अब्जॉर्ब हों, टॉक्सिन्स भी कम रिलीज़ हों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम आए। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपको वो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो निधि जी हमें ये बताइए, चलिए हम पहले ना वेट लॉस से ही शुरू कर लेते हैं। आपकी बात मुझे समझ आई कि आप खाना, लोग कहेंगे हम सही खा रहे हैं लेकिन वो कॉम्बिनेशन गलत खा रहे होंगे, शायद गलत टाइम पे खा रहे होंगे, जिसकी वजह से दे मे हैव अ रिवर्स इफेक्ट और नॉट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द राइट फूड दे आर ईटिंग। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सेगमेंटाइज करूँ, सो आपके काफ़ी लंबे सालों का, अरसों का एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप चाहे वो वेट लॉस हो, थायराइड हो, पीसीओएस हो, कई तरह के हेल्थ कंडीशंस को, डायबिटीज़ को ट्रीट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। तो हम पहले अगर वेट लॉस की बात करें, बिकॉज आई फील हर कोई ना अभी कान लगा के आपकी बात यही सुन रहा होगा कि वज़न कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए हम क्या करें। तो बिफोर वी गो इनटू अ डिटेल्ड डाइट, अ जनरल डाइट फॉर अ वेट लॉस, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग गलती क्या कर रहे हैं, वेट लॉस के नाम पर क्या गलत खा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो वेट लॉस का मतलब क्या है। हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो मसल वेट भी होता है, बोन वेट, वाटर वेट एंड फैट वेट। सो हम वेट लॉस जब कहते हैं तो हम बेसिकली फ़ैट लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मसल प्रिजर्व करनी है, बोन डेंसिटी को बिल्कुल
इफ़ेक्ट नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी में, जिसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा लेने से हो जाता है, उसको भी कम करना है, फ़ैट को भी कम करना है। तो फ़ैट रिडक्शन के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं वो इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में। सेकेंड थिंग, वेट लॉस के नाम पे जो हेल्दी चीज़ें हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवरलोड कर लें। एग्जाम्पल, मखानाज आर हेल्दी, ठीक है, बट अगर आप टब भर के खा रहे हैं मखाना तो दैट इज़ अनहेल्दी। मखानास के अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, बट ओवरलोडिंग योरसेल्फ विद हेल्दी फैट वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उल्टा आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, वेट भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो किस क्वांटिटी में खाना है, अगर हेल्दी चीज़ है तो क्या मॉडरेशन में खाना है, किस टाइम पे खाना है और कब खाना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही वेट लॉस, फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती है इस वेट लॉस जर्नी में। सबसे पहले आपका खान पान, उसके बाद आप कितने फिज़िकल एक्टिव हैं, आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये वेट लॉस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मैं आपसे संक्षिप्त में वेरी ब्रीफली अगर एक एक पॉइंट टच करने को बोलूँ तो आप कह रही हैं एक्सरसाइज। तो एक बीइंग अ डाइटिशियन यू नो इट इज़ नाइस टू नो फ्रॉम यू कि आप एक होलिस्टिक प्रोग्राम बता रही हैं वेट लॉस का। तो अगर एक्सरसाइज की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड व्हाट कैन बी द ड्यूरेशन विद द काइंड ऑफ डाइट यू मे प्रिस्क्राइब फॉर अ वेट लॉस? सी, कितनी देर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितने कंसिस्टेंट हैं। ओके, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, ट्वाइस इन अ वीक विल बी फाइन, तो मेरे को लगता है कि 1 घंटे की एक्सरसाइज रोज़ 5 दिन हफ्ते में इज़ बेटर देन 2 दिन की 4-5-6 घंटे की एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप रोज़ एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनाते हैं तो साथ ही आपका कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं जो वेट लॉस में हेल्प कर रही हैं, आपकी मसल्स भी रिपेयर हो रही हैं। जब मसल्स बनती हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम एक्टिविटी को डिसाइड करती हैं। राइट। अगर आप मोबाइल हैं शुरू से तो आप एंड तक मोबाइल रहेंगे, लेकिन अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि कब आपका शरीर जवाब दे जाए। आपने देखा होगा एक 80 साल का बूढ़ा, अगर एक जना एक्टिव है जो रोज़ वॉक कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, अपने आप जाके किराने की दुकान से खाना ले रहा है, ख़रीद रहा है, ग्रॉसरी ले रहा है, ठीक है, लेकिन एक 80 साल का इंसान सिर्फ बेड पे बैठा हुआ है और वो आराम कर रहा है, तो उनके दोनों की फिज़ीक, एक्टिव लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है, क्योंकि शुरू से अगर वो आप एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे हैं तो एंड तक आप एक्टिव रहेंगे। वो मसल्स जो हैं आपको बाद में जाके हेल्प करेंगी जो आपने अब बनाई हैं। अच्छा, वेट लॉस के लिए जैसे एक्सरसाइज आपने बोला, आपने अच्छी डाइट ली, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी विल बी द की रादर देन डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज। जैसे बहुत सारा अच्छा खा लेने की जगह आप अच्छा खाओ जो कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट में है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग गेटिंग फ्रॉम यू इज़ कि यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस इन लाइफ इंस्टेड ऑफ डूइंग एक ही बार पैशनेटली सब कुछ अच्छा कर लिया। डाइट को लेकर और लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि जब हम डाइटिशियन के पास जाएंगे वो हमें एक डाइट देंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट मेनी अ टाइम सम पीपल गो ऑफ द ट्रैक। मेरा ये सवाल आ रहा है कि जो भी डाइट एक डाइटिशियन आपको प्रिस्क्राइब करे से फॉर द पर्पस ऑफ वेट लॉस, उसे कब तक करना है, या वो जो डाइट हमें मिलेगी क्या वो कंसिस्टेंट इनफ होगी कि हम उसे हमेशा कर सकें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, डाइटिशियन आपको भूखा नहीं रखेगी, ठीक है। और कब तक फॉलो करना चाहिए, एक्चुअली डाइटिशियन सिर्फ आपको डाइट नहीं देती है, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम कोच। आपको टीच करती है कि किस तरीके से खाना चाहिए। और मैं बिलीव करती हूँ कोई भी फैट डाइट फॉलो करने से बेटर है वो डाइट फॉलो करें जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, ठीक है ना। कीटो डाइट,
वीगन डाइट, पैलियो डाइट, ये ऐसी डाइट्स हैं जो आप थोड़े टाइम के लिए फॉलो करोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और आप फिर छोड़ दोगे, और वापस अगर अपने पैटर्न पे आओगे तो जो रिजल्ट आया वो वापस आप फर्स्ट डे पे आके खड़े हो जाओगे। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी डाइट करोगे जो आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हो, जिसमें हर चीज़ खाने को मिलेगी जो आपको अच्छी लगती है बट इन अ प्लान्ड वे, तो आप वो लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हो। और मैं बिलीव करती हूँ वो डाइट्स देना जो लोग आते हैं 2-5-6 महीने डाइट लेते हैं, उनको समझ आता है किस तरीके से खाएं, और वो लाइफ टाइम तक वैसा ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको उसी तरीके से चलना है, हर किसी की सोशल कमिटमेंट्स, आउटिंग होती हैं। तो वंस इन अ वाइल अगर आप जंक फूड या फिर आउटसाइड फूड खा रहे हैं तो विच इज़ नॉर्मल, बिकॉज एक हैप्पीनेस भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बट जब आप घर पे हैं, अपना एक रूटीन लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं, तो उस दिनों पे तो हम ध्यान से और एक प्लान्ड वे में खाना खा ही सकते हैं। सो बीइंग अ डाइटिशियन, आप हमें ये बता रही हैं कि आप प्रेफर करेंगी कि चाहे कोई वेट लॉस जर्नी पर ही क्यों ना हो, वो जो आप आइडियल डाइट किसी को प्रिस्क्राइब करें, दैट विल बी मोर ऑफ अ सस्टेनेबल डाइट जो कि वो ताउम्र खा सके। सबसे एक और बात भी कहना चाहूँगी कि कोई अगर वेट लॉस के लिए आया है, ओवर वेट है, ओबीज है, ठीक है, उनका वेट लॉस करा दिया मैंने, अब उनके अंदर ये टेंशन हो जाती है कि हम डाइट छोड़ेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहली बात, इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट, ठीक है, नोबडी लाइक यू विल गेन वेट अगर आप ऑफ ट्रैक चले जाओगे तो। ठीक है ना, बहुत लोगों के पास ये होगा एग्जाम्पल भी कि जब तक मैं डाइट पे था तब तक तो मेरा वेट कम हो रहा था और मैं मेंटेन था, जैसे ही मैंने डाइट छोड़ी मेरा वापस वेट आ गया। ठीक है ना, सबसे पहले हमें लर्न करना है कि हमने कैसे खाया है। ठीक है, अगर आपकी वेट लॉस टेंडेंसी, वेट गेन टेंडेंसी है तो वो ज़िंदगी भर रहेगी, दैट इज़ जेनेटिक्स, इन जीन, डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले एक मैंने कहावत सुनी थी कि ओबेसिटी डज नॉट रन इन फैमिली, इट इज़ देयर बिकॉज यू डोंट रन। ठीक है, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कैलोरीज खा रहे हैं, उसको साथ में बर्न भी कर रहे हैं, एक प्लान्ड वे में खा रहे हैं, सही टाइम से खा रहे हैं, एक रूटीन आपका फूड टाइम टेबल है, उस टाइम पे रोज़ खा रहे हैं, तो वेट गेन जो होगा वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, रात को 2-2 बजे तक उठे हुए हैं, 12-12, 1-1 बजे तक खाना खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप वापस धीरे धीरे वेट गेन करके वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। सो बेसिकली अगेन वही हो गया ना कि आप कंसिस्टेंट हैं एक पर्टिकुलर डाइट को लेके, या एक डाइट भी क्यों कहें, लाइफस्टाइल को लेकर आप कंसिस्टेंट हैं। आपकी बात से जो हमें समझ आया, अगर आप उसी को ही निरंतर फॉलो करेंगे, आप 100 में से 5 दिन ऑफ ट्रैक हो गए, वुडंट मैटर, बिकॉज आपकी जो मेजॉरिटी है डेज की उसमें आप यू वर कंसिस्टेंट एंड यू आर ऑन ट्रैक, तो इतना फ़र्क नहीं करेगी। अच्छा, एक ना मिथ और होती है, अब मुझे पता नहीं है मिथ है कि नहीं, प्लीज़ यू करेक्ट अस, कि कैलोरीज काउंट होंगी फॉर एवरी प्लेट यू आर ईटिंग। इवन सम पीपल हैव वेइंग स्केल एट होम जहाँ पे वो दे वुड मेजर द क्वांटिटी एंड द कैलोरी ऑफ द फूड दे आर टेकिंग। इस पर आपके विचार क्या हैं? क्या इतना हमें डिटेल्ड होना पड़ता है? नहीं, इतना डिटेल होने की ज़रूरत नहीं है। एक फेक पिक्चर होनी चाहिए माइंड में कि आप कितना खा रहे हैं। सबसे पहले तो योर बॉडी इज़ अ स्मार्ट मशीन। ठीक है, आपको कितनी ज़रूरत है खाने की वो पहले ही बता देती है। हमारा जो स्टमक है वो एक इलास्टिक बैग है, आप जितना खाओगे आपकी एपेटाइट बढ़ती जाएगी, वो इलास्टिक बैग जो है वो स्ट्रेच होता रहेगा। ठीक है, अब अगर आप कम खाओगे, अगर हमने वेट लॉस की बात करें तो हम क्या कहते हैं, भूख लगती है, जितनी भूख है ना उससे थोड़ा सा कम खाओ। क्यों? तभी तो स्टमक को जगह मिलेगी स्क्वीज़ होने के लिए। बट अगर आप ओवर ईट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेच होगा। तो आपको तब तक खाना है जब तक आपको लगे कि आप एक रोटी और खाओगे तो पेट ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, आइडली कैलोरीज लोग काउंट करते हैं, बट वो फिर फ्रस्ट्रेशन भी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स फिर आपका फैट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, तो इट्स बेटर कि आप सबको पता होता है कि 2 रोटी एक बारी में बहुत होती है, कभी कभी 3 रोटी खा ली तो खा ली, लेकिन 2 रोटी से मेरा पेट भर जाता है तो बस मुझे रुक जाना चाहिए। ठीक है, कभी टेस्टी ज़्यादा लग रहा है खाना तो आप 1 रोटी या आधी रोटी और ले सकते हैं। बट अगर आप हर बार वेइंग स्केल पे काउंट करके खाओगे तो ना तो आपका दिल भरेगा ना आपका पेट भरेगा।
सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले एक प्लेट भर के सैलड की खाओ। जब हम फाइबर खाते हैं तो थोड़ा सा स्टमक जो है वो फुल हो जाता है और फाइबर हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना खाना मेन मील लेते हैं तो क्वांटिटी भी मॉडरेट हो जाती है, हम काउंट कर सकते हैं कि हमने सही तरीके से खाया है और हम ओवर ईट भी नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इतनी सी सैलड अपनी प्लेट में साइड में रखते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर सैलड के नाम पे थोड़ी सी खा लेते हैं कि चलो मैंने सैलड भी खा ली है। बट आइडली हमें पहले सैलड खानी चाहिए, उसके 10-15 मिनट के बाद मेन मील लेनी चाहिए, तो कभी भी आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी। सो योर बॉडी इज़ द स्मार्टेस्ट मशीन और द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन जो आपको बता देगी कितना खाना है। इफ़ वी आर कॉन्शियसली लिविंग एंड वी आर इन अवेयरनेस ना कि मुझे पता है भर गया है पेट तो रुक जाओ फिर। अच्छा ये भी बताइए निधि जी कि वेट लॉस जर्नी में अक्सर देखा जाता है जो हमारा बेली फैट है वो बहुत स्टबन है। बाकी फैट लॉस तो हो रहा है बॉडी से, बट आपका जो बेली फैट है वो अंत तक रह जाता है या वो जाता नहीं है जल्दी। सो व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू टू गेट रिड ऑफ द बेली फैट? देखो, बेली फैट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है बॉडी में वो बेली से ही होता है, अच्छा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बेली फैट उनका भी बड़ा होता है जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटिक होते हैं, ठीक है, या फिर जो खाना खाते ही एकदम लेट जाते हैं, ठीक है, या फिर जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या फिर आपने सुना होगा रात को दूध पी के सोते हैं, ठीक है। दूध पी के एकदम लेट जाना भी पेट बाहर कर देता है। अच्छा। रात को हल्दी वाला दूध पी के सोना इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको नींद अच्छी आती है, बट एकदम ही एक ग्लास दूध पी के नहीं लेटना चाहिए। ऑफ कोर्स 1-1.5 घंटा वेट करना चाहिए लेटने के लिए, क्योंकि जब हमारा फूड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप लेट जाएंगे तो स्टमक में रह जाएगा, ठीक है, धीरे मूवमेंट होगी जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन बेली से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारा ओवरऑल वेट लॉस होता है, सबसे लास्ट में आपका बेली जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेली फ्लैट नहीं हो सकता है, बट लोगों की पेशेंस चली जाती है क्योंकि दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट टू लूज़, ठीक है। आपको उस एरिया की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब आप उस एरिया की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ से फैट ब्रेकडाउन फास्ट हो जाएगा। बट ये वेट करना कि कब जाएगा, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, भाई मेरा वेट तो कम हो गया, मेरा आइडियल बॉडी वेट आ गया, पेट ज़्यादा है तो चलो धीरे धीरे चला जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो फ्लैट भी हो जाएगा, वर्कआउट करेंगे तो भी फ्लैट हो जाएगा, एब्स भी आ सकते हैं अगर आप अच्छा वर्कआउट एंड डाइट ले रहे हैं तो स्पॉट रिडक्शन कुछ होता है पेट के आसपास की चर्बी के लिए? क्या हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक डाइट या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए, या फिर नेचुरली बॉडी से फैट लॉस होगा तो फिर आपकी पेट की चर्बी भी कट ही जाएगी? जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में देयर इज़ नो डाइट प्लान फॉर अ टारगेटेड एरिया, ठीक है। ओवरऑल वेट लॉस होता है, बट अगर आपको स्पॉट रिडक्शन चाहिए तो आपको उस एरिया की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ का जो फैट है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए। जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ेगा, तो वो मसल्स जो है वहाँ की टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी टोन हो जाएगी, तो लटका हुआ जो पेट है वो थोड़ा सा अंदर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमारा 2 तरह का फैट होता है, ठीक है, एक होता है विसरल फैट, एक होता है सबकुटेनियस फैट। जब हम डाइट करते हैं तो दोनों फैट जो है वो इक्वली रिलीज होता है बॉडी से। जब हमारा विसरल फैट मतलब ऑर्गन्स के आसपास का फैट जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मसल्स जो है वो फैली हुई हैं, ठीक है। जब वो वैक्यूम क्रिएट हुआ, अगर हमने एक्सरसाइज किया तो मसल्स जो है ना वो वापस खाली जगह को लेंगी तो वो स्क्वीज होना शुरू होगा। आपने एक एक्सरसाइज का नाम सुना होगा कपालभाति, जिसमें हम स्टमक को अंदर की तरफ खींचते हैं, मतलब हम मसल्स को अंदर की तरफ कर रहे हैं ताकि मसल्स जो फैली हुई हैं वो गठ जाएं और अंदर की तरफ चली जाएं, ठीक है। ऐसे ही डाइट और ऐसी एक्सरसाइज आपके बेली को अंदर करेगी। राइट। निधि जी, कोई ऐसा खाना है और सम फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग जो कि बेली फैट को बढ़ा देता है, यानी पेट की चर्बी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप ये खाओगे तो? देखो, सबसे आजकल तो बहुत सुना होगा कि शुगर इज़ अ न्यू पॉइजन, ठीक है ना।
चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, ठीक है ना। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, ठीक है। वो आपको जैसे ही आप खाते हो आपको एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। जब हमें आपकी बॉडी से फैट लॉस करना है तो हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जब फैट लॉस मोड में होती है तो वो स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करके कैलोरीज लेती है। बट जब आपको शुगर से इंस्टेंट कैलोरीज मिल गई तो वो स्टोर्ड फैट को क्यों ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। आप मीठा खा रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। आजकल जो प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स हैं, हेल्दी नाम के मसाला ओट्स बिक रहे हैं, वो भी प्रोसेस्ड हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आप खाते हैं तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिसकी वजह से आपका जो फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है वो बेली से ही होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप शुगर की बात कर रही हैं, विच इज़ द न्यू पॉइजन एज यू जस्ट सेड। तो वाइट शुगर नहीं खानी है, या फिर हम वाइट शुगर को यू नो द क्वेश्चन ऑलरेडी, हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं। शुगर के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। जैगरी है, डेट्स हैं, वो चीनी है वो। अच्छा हाँ, आप एक बात बताएं कि हमें शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। हाँ, जैगरी कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। सो ऑल आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, राइट। उनके अंदर कैलोरी सेम है, ठीक है। 1 चम्मच चीनी आपको 20 किलो कैलोरीज दे रही है, ठीक है। और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर भी सेम कैलोरीज दे रहा है, प्रोवाइडेड थोड़ा सा मिनरल का फ़र्क है। और वो 1 चम्मच से इतना मिनरल नहीं मिल जाएगा, वो आप सब्जियों से भी ले सकते हो। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो सेम है, मोर देन 70, मतलब आप खाते ही आपको एकदम शुगर स्पाइक होएगी ब्लड में, राइट, ठीक है ना। तो चाहे आपकी नॉर्मल चीनी हो, चाहे आपकी खांड हो, चाहे आपकी ब्राउन शुगर हो, चाहे आपकी शक्कर हो, चाहे आपकी गुड़ हो, ये सब सेम कैटेगरी की हैं। अगर आपको शुगर कम करनी है या शुगर छोड़नी है तो आप कोई भी चीज़ जिसमें मीठा टेस्ट है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। क्या नहीं हम तो हनी, डेट्स, किशमिश, इन सब की भी बात कर रहे हैं? हाँ, हम हनी की भी बात कर रहे हैं। डेट्स इन मॉडरेशन ले सकते हैं, क्योंकि उस एक्चुअली जिसमें फाइबर होता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कट करता है, ठीक है। आपका कोई ग्लाइसेमिक, आपका मैदा खाने का मन है बट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेकिन आप उसको प्रोटीन और फाइबर के साथ खाएंगे तो उसका वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ड्रॉप कर देगा। तो आप वो कभी कभी खा सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे। ऑफ कोर्स मैदा कितनी बार खाएंगे लेकिन अगर आप जैसे डेट्स खा रहे हैं, हाँ, डेट्स के अंदर आयरन भी है, मिनरल हो गया, साथ में डेट्स में थोड़ा फाइबर भी होता है। तो एक आधा डेट आप दिन में कभी शुगर क्रेविंग हो रही है तो खा सकते हैं, दैट विल नॉट हार्म। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने चीनी अवॉइड करी है, मैं बिना चीनी की चाय पी रहा हूँ और मैं रात साथ में 2 बिस्किट खा रहा हूँ वो चीनी वाले, दैट इज़ मोर हार्मफुल। रादर आप चीनी चाय वाली लेके स्नैक्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे लें जिसमें फाइबर हो, ताकि उसकी चीनी कट हो। तो हालांकि ये सवाल जुड़ा होगा, क्योंकि मैं अभी डायबिटीज़ के बारे में भी पूछने वाली थी, बट बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन द पॉइंट ऑफ यू नो कंक्लूडिंग कि शुगर खानी है नहीं खानी है, या शुगर जैसे जो खाने हैं जिनमें मीठा है। तो अब ये ना एक मिथ, अभी आप ही बताइए, ये मिथ है और इट्स अ फैक्ट कि आम खाना है या केला खाना है या नहीं खाना है फॉर वेट लॉस, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़ वालों को तो बिल्कुल नहीं फ्रूट खाने हैं ऐसे। आम और केला शुगर नहीं बढ़ाता, सबसे पहले, ठीक है। केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कम मानते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता। तो केला उस कैटेगरी में आता है। आम मॉडरेशन मीडियम कैटेगरी में आता है, जो 55 से 69-70 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बहुत तरह के आम हैं तो इसलिए इतना वेरी करता है। अगर आप आम खाते हैं तो भी आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, प्रोवाइडेड कोई भी नमकीन चीज़ से थोड़ा दूर रख के खाएं। जैसे कई हाफ है ना, आधा 1 घंटा। अच्छा, ठीक है। हम लोगों की क्या आदत होती है,
लंच ख़त्म हो गया, चल आम काट दे, ठीक है, लेकिन 1 घंटा रुक के अगर खाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगा। और आम को खाने का तरीका होता है, आम को जब हम ख़रीद के मार्केट से लाते हैं तो उसको 1 घंटा पानी में भिगो के रखें। एक तो उसके ऊपर का जो फाइटिक एसिड है वो हट जाता है, उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि आम खाने से पिंपल्स निकल आते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं निकलेंगे। और साथ ही आप नमक से थोड़ा दूर रोक होके खाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होएगी, क्योंकि मीठा सॉल्ट की प्रेजेंस में और शुगर स्पाइक करता है। तो जो ये मेन मील के बाद डेजर्ट खाने का जो चलन है, इसका मतलब फिर वो नहीं होना चाहिए। डेजर्ट में अगर चीनी है, हाँ, नहीं होना डेजर्ट चाहिए, में तो सिर्फ चीनी आम होगी। हाँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में मज़े लेने को मना कर रही हूँ, ठीक है ना, कभी कभी सब कुछ अलाउड होता है। हाँ। इवन मैं अपने क्लाइंट्स को भी आइसक्रीम चीज़ें ऐसी दे देती हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ खा रहे हैं दैट इज़ हार्मफुल, Yeah. ठीक है ना। सो मॉडरेशन इज़ द की, ठीक है। आप हफ्ते में एक बार बाहर जा रहे हैं और आप कोई भी स्वीट लेके उसका मज़ा उठा रहे हैं तो विच इज़ वेरी फाइन। ऑफ कोर्स एक हैप्पीनेस भी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपका माइंड हैप्पी है तो आप हेल्दी हैं। अच्छा, तो आप हमें यहाँ क्लैरिटी दो। जैसे ना ये कहावत है दैट देयर समटाइम फूड्स डोंट मेक देम योर एवरीडे फूड, पर आपका जो एवरीडे फूड या मील है उसको आप सम टाइम में बदल देते हो। यानी कि जो आपको रोज़ खाना है उसको कभी कभी खाया, और जो कभी कभी खाना तो उसको रोज़ ही खाए जा रहे हैं। तो ये क्या कोई एक ड्यूरेशन तो नहीं कहेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कि मैं इस खाने को कभी कभी खाऊं तो चलेगा? वो कभी कभी कब होना चाहिए? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते महीने 10 में? दिन में एक बार, ठीक है। अब जैसे हम अगर इंडियन जंक फूड कहें तो डिपेंड करता है कि कौन सा जंक फूड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम भटूरे छोले की बात कर रहे मेरे हैं, मुंह में छोले भटूरे थे। मे हाँ, बी यू मेरे रेड को- माय माइंड। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैम मुझे भटूरे छोले कब मिलेंगे। आई थिंक कोई एक रेयर इंडियन होगा जिसे भटूरे छोले पसंद नहीं स्पेशली है। वो मुझे दिल्ली भी। वाला तो होगा ही नहीं जो छोले भटूरे के बिना ना खाए। आई मीन यू वोंट ट्रस्ट, और आई डोंट नो वुड यू बिलीव मी और नॉट, मेरे मुंह में भी छोले भटूरे का ही नाम था बिफोर आई कुड से So यू। when you were क्वेश्चनिंग, मेरे दिमाग में छोले भटूरे सबसे पहले आए, फिर समोसे आए, फिर हमारी चाट पापड़ी, ठीक है। हम इंडियंस को बहुत पसंद है, हाँ जी, ठीक है। अगर हम छोले भटूरे की बात करें तो उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि महीने या 2 महीने में एक बार चलेगा। समोसे की बात करें तो 10-15 दिन में एक बार एक समोसा खा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी चाट पापड़ी डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी सौंठ और ये चीज़ें चीनी डाल रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर नॉर्मल वे से बना रहे हैं कि दही में चीनी नहीं है और ज़्यादा मीठी चटनी नहीं है तो वंस इन अ वीक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रोज़ लेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप कोई भी चीनी, पहली बात तो ये कि केला आम आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा, स्पेशली इफ़ यू आर ईटिंग एट द राइट गैप विद अ सॉल्टी फूड। तो जैसे आपने बताया कि कुछ भी नमक वाला खा रहे हैं उसके तुरंत साथ आप कुछ मीठा खाएंगे तो वो मीठा और ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में। तो अब अगर हम इसको शिफ्ट करें किसी डायबिटिक के डाइट के लिए, तो आमतौर पर जो डायबिटीज़ से ग्रस्त लोग आपके पास आते हैं उन्हें आप कैसी डाइट देती हैं? व्हाट देयर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर लुक्स लाइक, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले तो मैं देखती हूँ उनका शुगर लेवल्स चल कितना रहा है। अच्छा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि शुगर की मेडिसिन लेने के बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा नेचुरल शुगर भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा खाना देते हैं हाई फाइबर एंड प्रोटीन, ताकि उनका पहले एक बार शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाए, फिर धीरे धीरे हम नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट मॉर्निंग में अच्छा होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मेटाबॉलिक रेट धीरे कम होता रहता है। सनसेट के बाद ऑलमोस्ट 80% ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप फ्रूट की फॉर्म में शुगर खा रहे हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप 1 या 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो वो शुगर स्पाइक नहीं करेगा, प्रोवाइडेड खाने से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अगर आप नाश्ता 9 बजे कर रहे हैं तो 11-12 बजे अपना फ्रूट ले लें, फिर 1 से 2 बजे के बीच में लंच ले लें, ठीक है। लेकिन
अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, रात के टाइम फ्रूट्स को अवॉइड करें, रात के टाइम मोर ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर सैलड या वेजिटेबल्स रखें ताकि आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो स्पाइक ना हो। ओके, सो बेसिकली अगर तो ऑलरेडी आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो जो नेचुरली मीठा खाना होगा उसे आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कराएंगी, और रात में आपका खाना हल्का हो और प्रोटीन रिच हो, फाइबर रिच हो, इस पे तरजीह दी जाएगी। वैसे फ्रूट्स को लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम है फॉर एवरीवन, इफ़ आई मे आस्क यू? और कितना फ्रूट खाना है एक दिन में? देखो, अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो वो कितना मर्जी खा सकता है, बट मिनिमम 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। वो फाइबर भी ऐड करता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, गुड ऑन पोटेशियम होता है, वाटर रिच होता है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, और सबसे ज़्यादा कम टाइम में डाइजेस्ट होने वाला फूड है, ठीक है। और अगर किसी को जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो मेडिकल कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन सा फ्रूट कितने बजे तक खा सकते हैं आप। तो एक डायबिटिक को आप क्या कहेंगी, कौन सा फ्रूट कितने बजे तक खाए? जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में खा सकते हैं। अब कईयों को मसल पेन होता है, फ्रूट्स की तासीर ठंडी होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, तो पेन्स कई बार बढ़ जाती हैं ठंडी चीज़ें रात के टाइम खाने से। तो वो जने जिनमें मसल्स का या बोन पेन रहता है, जोड़ों में दर्द या फिर सर्वाइकल पेन या कोई भी मसल क्रैम्प्स वगैरह, तो वो अंधेरा होने के बाद फ्रूट्स को अवॉइड करें क्योंकि उनकी तासीर ठंडी होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। और जैसे कई बार ये भी कहते हैं हम डायबिटिक के लिए कि आलू नहीं खाइए, चावल नहीं खाइए, ऐसे कुछ कुछ खाने हैं। तो देखो आजकल बहुत चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ नहीं खाओ, मिलेट्स खाओ। अब आलू की बात करें तो अगर हम आलू को एक दिन पहले उबाल के अगले दिन सब्जी बनाते हैं तो उसका वो स्टार्च रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाता है। अच्छा। सेम ऐसे चावल के साथ भी है। चावल उबला हुआ जिसमें से हम मांड निकाल देते हैं, वो चावल बना के आप फ्रिज में रख दो एक दिन पहले, अगले दिन खाओ तो वो शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाएगा। बट अगर फ्रेश बना हुआ चावल है तो वो शुगर बढ़ाएगा। तो ये इनफैक्ट डायबिटिक क्यों, ये हैक तो मुझे तो लगता है सबके सबके लिए के लिए भी। हाँ, अब जिसने फैट लॉस करना है वो भी कर सकता है, जिसने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है वो भी कर सकता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है वो भी कर सकता है, क्योंकि ये सब में हेल्प करेगा। तो आलू और चावल अगर आपको कंज्यूम करने हैं और वो आपके बॉडी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ऊपर ना लेके जाएं, उसके लिए आप एक दिन पहले उन्हें उबाल के रख दें और फिर खाएं। और अगर हम बात करें कार्ब्स की, हाँ, ठीक है, तो कार्ब्स में वीट को ऐसे ही एनिमी बना दिया है, वो दुश्मन नहीं। ग्लूटेन फ्री खाना, ग्लूटेन फ्री खाना, ठीक है। ग्लूटेन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ग्लूटेन फ्री खाना उनको खाना चाहिए जिनको सीलियाक डिजीज़ या ग्लूटेन इनटॉलरेंस है। वैसे सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो थोड़ा सा वीट के अंदर प्रोटीन ऐड करके खा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा सत्तू ऐड कर लिया, बेसन ऐड कर लिया, चने का आटा ऐड कर लिया, या फिर जो दूध का वे प्रोटीन होता है, दूध को फाड़ते हैं जब हम नींबू डाल के तो पानी निकलता है जो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है और एक पनीर रह जाता है। अगर हम उस पानी से आटे को गूंदेंगे तो वो प्रोटीन रिच पानी है, आपके आटे में थोड़ा प्रोटीन ऐड हो गया। अब प्रोटीन जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कट करता है, तो आप वीट का मज़ा लीजिए, क्योंकि टेस्टी रोटी का भी मन करता है सबको, तो वीट का मज़ा लीजिए बट प्रोटीन रिच करके उसको। अच्छा, आपने अभी कई बार ही जिक्र किया प्रोटीन का, तो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। जैसे आपने बोला आटा गूंद रहे हैं तो जो पनीर का फड़ा हुआ पानी है, या कई बार कहते हैं दही में भी आप आटा गूंदते हैं तो भी उसमें वो सत्व चला जाता है प्रोटीन का। तो ये जो प्रोटीन ड्रिवन डाइट की इतनी बात हो रही है, तो चलन यूँ शुरू हुआ कि जैसे जैसे जिम कल्चर बढ़ा सिटीज़ में, तो वहाँ पे उनको प्रिस्क्राइब किया जाने लगा, उनके जो ट्रेनर्स हैं, कि प्रोटीन ज़्यादा लो अपने खाने में। क्या जो इंडियन डाइट है हमारी वो डेफिशिएंट है प्रोटीन में, नंबर 1? नंबर 2, प्रोटीन कितना ज़रूरी है, और ये जो एक बबल बना हुआ है प्रोटीन के आसपास, इसको आप कैसे समझती हैं? देखो, प्रोटीन
एज अ न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब आपका कैसा लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करता है। एक्टिव है, सेडेंट्री है, कैसे आपका दिन निकलता है बहुत मैटर करता है। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, बहुत मैटर करता है। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है तो आपका डाइटरी प्रोटीन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक अंडे की, तो एक अंडा जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन देता है, और आपकी जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका जितना वेट है उतने ग्राम्स ऑफ अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो आप अपने मसल मास को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। प्रोटीन चाहे आप किसी चीज़ की भी बात करें, सब प्रोटीन, बाल हो गए, मसल्स हो गई, नेल्स हो गए, स्किन हो गई, सब में प्रोटीन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इससे मेंटेन हो जाएंगी। तो अगर आप 3 अंडे खा रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप चिकन खाते हैं तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ चिकन अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है, ठीक है। तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन तो आपकी पूरी हो जाएगी। वेजिटेरियंस हैं तो भी हो जाएगी। अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, पनीर भी आपको एक गुड प्रोटीन का सोर्स है, बट उसमें थोड़ा सा फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कोशिश करिए फ़ैट को कट करने के लिए फाइबर ऐड कर दें अगर पनीर खा रहे हैं, और थोड़ा सा एक आधा कार्ब्स ले सकते हैं। कार्ब्स ज़्यादा ना बढ़ाएं उसके साथ, क्योंकि उसके साथ बढ़ाने से फिर वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, ठीक है, अब प्रोटीन पाउडर एक सिंथेटिक चीज़ है। वो वे प्रोटीन के नाम से जो आप मार्केट में पाउडर लेते हैं वो आपको मिल्क से ही बनाया जाता है। वे प्रोटीन है, वो मिल्क के पानी से जो पाउडर बनेगा वो वे प्रोटीन होता है। आपका 30 ग्राम एक स्कूप होता है, जो 30 ग्राम स्कूप है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3 अंडे, ठीक है ना। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप वो प्रोटीन ले सकते हैं। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मैं रिकमेंड करूँगी अपनी डाइट से ही प्रोटीन को कंप्लीट करें। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए तो फिर भी ऑप्शंस हैं, जैसे आपने 3 अंडे की बात की, चिकन की बात की, तो उनको बाहर से भी वो प्रोटीन पर्याप्त मिल सकता है अगर वो वर्कआउट करते हैं। बट से फॉर एग्जांपल कोई वीगन नहीं बट वेजिटेरियन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करता है, तब क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या तब भी आप डेयरी प्रोडक्ट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं? प्रोटीन देखो, सबसे पहले तो अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो तभी लो जब आप जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आजकल केसेस आए हैं किडनी पे और लीवर पे बर्डन पड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि डाइट से प्रोटीन लो, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर हफ्ते में 2 या 3 दिन, दही, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन रोज़ रोज़ पनीर कोई नहीं खा सकता, कईयों को घबराहट होना या फिर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो कॉन्स्टिपेट भी करता है थोड़ा लोगों को। तो दाल, चना, सोया, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट हाँ उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है जस्ट टू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। बट अगर आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा काउंट करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो डाइट से हो जाएगी। हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है खाने से न्यूट्रिएंट्स को लेना, ठीक है ना। हम जो भी खाते हैं खाना, उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हमारे बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप एब्जॉर्ब करेगी। बट अगर हम कोई इजी वे ढूंढ लेते हैं, कोई सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं तो बॉडी को ईजी आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो बायो अवेलेबिलिटी, कंज्यूम करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है बॉडी की कम हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे कई लोग आते हैं कि हम मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, तो मेरा आंसर यही होता है कि हमारे खाने से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की टेंडेंसी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की। आप ब्लड टेस्ट कराओ, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसके अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट लेंगे। अच्छा, इस सवाल पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पर आप डेफिशिएंट हैं इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट,
सो से फॉर एग्जांपल आपका आयरन कम है तो डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप चाहे खाना अच्छा ले भी रहे होंगे लेकिन तब भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। अब मान लीजिए आपने 3 महीने लिया, आपके लेवल्स नॉर्मल आ गए, बट आपने वो सप्लीमेंट छोड़ी तो लेवल फिर गिर जाते हैं। देखो, हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। एक एब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी होती है बॉडी की, ठीक है। इस पे आते हैं, आप सेम खाना खा रहे हैं परिवार के लोग रोज़, बट एक जने में आयरन डेफिशिएंसी हो गई और दूसरे में नहीं हो रही, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ आयरन इज़ गुड, दूसरे की नहीं है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके पीछे होते हैं, ठीक है। अगर आपका आयरन ड्रॉप होता है तो कोशिश करिए आप आयरन सप्लीमेंट्स के बाद, जब आयरन नॉर्मल आ गया है तो फूड आयरन रिच जो होते हैं वो अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आयरन ड्रॉप की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। लेकिन अगर आप आयरन रिच फूड खाएंगे ही नहीं तो वो फिर से ड्रॉप होगा और फिर से आपको एक आयरन सप्लीमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। सेम इज़ विद प्रोटीन अगेन, ठीक है। 2 जने जिम जा रहे हैं, 2 जने सेम डाइट खा रहे हैं, एक की बॉडी बन जाती है, एक की बॉडी नहीं, मस्कुलर नहीं हो पाती है। अगेन द सेम थिंग, अब एक कैपेसिटी होती है हर बॉडी की प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब करने की, मसल्स को भी फुलाने की। वर्कआउट सेम है, वेट सेम उठा रहे हैं, सेम टाइम ऑफ एक्सरसाइज है, सेम खाना है, बट एक को हो गई एब्जॉर्ब, सारी के सारा प्रोटीन लग गया, एक को कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रोटीन आप खाएं और कितना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको अपनी बॉडी के ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा कि कैसा आपकी बॉडी जो है वो कितने फंक्शन कर रही है। मतलब अगर हम पीरियोडिकली बात करें तो कितने महीनों पर आपके ये लेवल्स चेक होने चाहिए? डिपेंड करता है एज के ऊपर, ठीक है ना। एक 40 इयर्स अबव एज का जो पर्सन है उसको ईयरली ये ऑल बॉडी फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। और कोई एजड है, सीनियर सिटीज़न है, तो उसको 6 मंथ्स के बाद एक बार सारा बॉडी चेकअप कराना चाहिए। कई बच्चों को भी आजकल डेफिशिएंसीज देखी गई हैं तो उनको 3 साल में एक बार बॉडी चेकअप कराना चाहिए। आपने एब्जॉर्प्शन की बात की और जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है ये एक विशियस सर्कल है कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अब क्योंकि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बॉडी के एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो जाहिर तौर पे और लीनियंट हो जाएगी। सो इफ़ आई मे आस्क यू कि बॉडी आपके नॉर्मल खाने में से ही ज़्यादा न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर सके, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि मेरा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो? हर एक चीज़ की एक कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब हम आयरन की बात करें तो आयरन एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम आयरन रिच फूड खा रहे हैं, कोई भी साथ में सिट्रस फूड जो विटामिन रिच फूड होते हैं, विटामिन सी रिच फूड होते हैं, उसको लेंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो जाएगा। राइट। ऐसे ही अगर आप कैल्शियम की प्रेजेंस में आयरन खाएंगे तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जिन लोगों को एनीमिया होता है या आयरन ड्रॉप होने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं थोड़ा सा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, बिकॉज कैल्शियम डोमिनेट्स। तो कैल्शियम बढ़ने के चक्कर में बॉडी का आयरन ड्रॉप हो रहा है। तो आपका कहना है कि हम सप्लीमेंट ले सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बट कोशिश यही करें कि इवेंचुअली जब आपके लेवल्स नॉर्मल आएँ तो आप फिर से अपनी डाइट को इतना रिच करें कि उसी से आपको जो भी विटामिन है या न्यूट्रिशन है मिले। कई लोग ना बिना टेस्ट कराए मल्टीविटामिन्स पे आ जाते हैं। अच्छा तू ये ले रहा है, मैं भी ये ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीविटामिन लेने शुरू करें, मेरे में ताकत आ गई है, मेरी थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स बेटर हो गए। अच्छा कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। तो ये सप्लीमेंट्स की मार्केट इज़ अ $multi मार्केट विद नो रीजंस, ठीक है ना। तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स के लेवल, मिनरल्स के लेवल नॉर्मल हैं, आप एक्स्ट्रा खाओगे तो टॉक्सिसिटी भी तो हो सकती है। अब कईयों में देखा कि कैल्शियम बढ़ गया, विटामिन B12 बढ़ गया, जिसकी वजह से पैरों के अंदर दर्द या वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं या फिर पथरी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा खा लिया, ठीक है ना। तो बिना मॉनिटरिंग के, बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
कि अपने आप ही सेल्फ डॉक्टर बन के ओवर द शेल्फ हमने कोई भी मल्टीविटामिन उठाया और लेना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी बहन या मेरा दोस्त ले रहा है। और ये जो आजकल कई ड्रिंक्स आते हैं ना कि विटामिन ई है इसमें या कोई कोलाजन ड्रिंक है, आप उसको ले लीजिए, इसके बारे में भी आप हमें जागरूक कर ही दीजिए, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, इट हैज़ पेनिट्रेटेड इन द मीडिया। ये लेने सेफ़ हैं? अगेन बिना गाइडेंस के नहीं लेना चाहिए। अब हम ड्रिंक्स की बात करें तो एनर्जी ड्रिंक्स भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, शुगर फ्री ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, हेल्दी ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, एल्कलाइन वाटर्स भी आ रहे हैं, बिकॉज़ मार्केट है वो अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए फॉल्स ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कोलाजन ड्रिंक पीने से स्किन अच्छी होगी कि नहीं होगी? कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोलेजन बॉडी में एक्सटर्नली एब्जॉर्ब नहीं होता है जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, ठीक है। कोलेजन आपके मसल्स को, लिगामेंट टेयर हो गए, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है तो कोलेजन ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा काम करेगा, मोबिलिटी बढ़ाएगा, बट स्किन को टाइट करेगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो बहुत माइन्यूट साइज़ के होते हैं तो वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। लेकिन अगर हम अच्छी डाइट रखेंगे, फेशियल योगा करेंगे, फेशियल योगा से भी मसल्स एक्टिवेट होंगी तो टाइटनिंग अपने आप आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्किन अपने आप ग्लो करेगी। तो और ये जो अभी आपने जिक्र किया डिटॉक्स ड्रिंक्स का, अल्कलाइन वाटर का, मैं एक शेयर करना चाहूँगी, एक ड्रिंक का नाम नहीं लेंगी, ठीक है, रोज़ ड्रिंक, ठीक है, उसमें लिखा होता है नो फैट, ठीक है, नो फैट, नो प्रोटीन ड्रिंक, जस्ट एन एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, बट उसमें शुगर है, शुगर इज कार्ब्स, ठीक है। वो अब कोई तेल होगा ना, नो कोलेस्ट्रॉल, तेल के ऊपर लिखा होगा विटामिन ई रिच, नो कोलेस्ट्रॉल, बट उसके चक्कर में अगर आप उसमें पूड़ियाँ तलनी शुरू करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता ही है। तो ये एक फूड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप एक शुगर ड्रिंक पी रहे हो, उसमें नो कार्ब्स हैं, नो फैट है, नो प्रोटीन है, चलो ठीक है, बट शुगर इज कार्ब्स, आप ओवर कार्ब्स लोगे तो वो फैट में ही कन्वर्ट होते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है वो भी एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली कोई भी अगर हम इन केस पैकेज्ड फूड बाय कर भी रहे हैं तो अपने आप को उतना एजुकेट करना ज़रूरी है कि हम उसके लेवल को पढ़ सकें। हाँ, आप एक फाइबर रिच बिस्किट खा रहे हो, ये सुन के इसके अंदर ब्रांड है, नो एडेड शुगर है, बट वो बाइंड किससे हुआ है? वो तो मक्खन से ही बाइंड हुआ है ना। आप फाइबर को ऐसे बाइंड नहीं कर सकते, उसको मीडियम चाहिए। तो एक बिस्किट के अंदर आप कितना मक्खन डाल रहे हो? अगर आप पूरा पैकेट एक ही बारी में खा जाओगे तो मक्खन अगर हेल्दी है, क्लैरिफाइड बटर घी अगर हेल्दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भर भर के खाना शुरू कर दोगे, वो तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही ना। अच्छा, घी पर मैं अभी सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, बट बिफोर दैट सप्लीमेंट्स आपने बोला कि खाने हैं या आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर उसे कंज्यूम करिए इफ़ यू आर डेफिशिएंट। दूसरी बात आपने बोला प्रोटीन भी अगर आप नेचुरल सोर्सेज से डिराइव कर सके, ले सके तो ज़्यादा बेहतर है। हैविंग सेड दैट, क्या एक सर्टिफाइड सेफ प्लांट प्रोटीन जो आजकल मार्केट हो रहा है और एनी काइंड ऑफ गुड अच्छे ब्रांड का प्रोटीन अब वो ले सकते हैं? इज़ इट सेफ और नो, या किडनी डैमेज हो ही जाएगा अगर प्रोटीन? देखो, हो ही जाएगा इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ वर्ड वी नीड टू यूज़, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है ना, टॉलरेंस कैपेसिटी भी होती है, ठीक है ना। आप कितनी, आपकी बॉडी कितने ऑर्गन्स आपको टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई वर्कआउट कर रहा है या कोई रिगरस ट्रेनिंग में तो उसे लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर? डिपेंड करता है, कैलोरी रिच होता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो प्रोटीन कहाँ से बन रहे हैं? पीज से बन रहे हैं। पीज में स्टार्च बहुत होता है, तो अगर आप प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो उसमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा रहे हैं तो दैट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्ब्स एज वेल एज प्रोटीन। अब अगर हम जिम जा रहे हैं या कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं, कईयों के एम्स होते हैं, ठीक है ना। एक टारगेट होता है, किसी को वेट कम करना है, फैट कम करना है, किसी को मसल बिल्ड करनी है, किसी को वेट बढ़ाना है, बहुत ही लीन है उसको थोड़ा सा बल्की बनना है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ मसल गेन करना है, वेट मेंटेन करना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, बस मसल्स बनाने हैं, तो आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट ना हो।
तभी वो आपके मसल्स में एब्जॉर्ब होगा, और वो आप लेंगे वर्कआउट के इमीडिएटली बाद, क्योंकि मसल्स ओपन है, जैसे ही आप पिएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको तो ये जो आपने बोला सिर्फ प्रोटीन चाहिए कार्ब्स के बिना, ये प्रोटीन कहाँ मिलेगा? आइसोप्रोटीन के नाम पे, ओनली प्रोटीन, नो कार्ब्स, ऐसे होते हैं ना पाउडर्स, हाँ, विच गुड कंपनी का। अब आप एक देखो ना, ये सेम चीज़ें कोई 500 रुपये का डब्बा मिल रहा है, 5000 का मिल रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, क्वालिटी का फर्क है। उसमें जो एडेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी, जो नहीं रिक्वायर्ड है, प्रोटीन नाम का होगा। क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये भी पर्सनल गोल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने समय तक सेफली उस प्रोटीन सप्लीमेंट को ले सकते हैं। देखो, कोई टाइम नहीं है एज सच, प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो सब पूरी ज़िंदगी ही रहती है, बट मैं फेवर में नहीं हूँ प्रोटीन पाउडर्स के ज़्यादा। ठीक है, मैं जो डाइट से प्रोटीन मिलता है उसके ज़्यादा फेवर में है। हाँ जी, आजकल हर हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो एक किडनी पेशेंट आ जाता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो प्रोटीन पाउडर्स ले रहा था, प्री वर्कआउट ले रहा था, स्टेरॉइड्स ले लिए जस्ट टू मेक मसल्स। ठीक है, बट आप अगर डाइटरी प्रोटीन ले रहे हो तो जो आप प्रोटीन लेके 1 महीने में रिजल्ट ले रहे हो, नेचुरली वो 3 महीने में आ जाएगा। पर आ तो जाएगा ही, तो नेचुरली चलते हैं ना। हाँ, क्यों सहारा लेना है किसी सिंथेटिक चीज़ का। घी की अगर हम बात करें, क्लैरिफाइड बटर, तो ना मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ, घी की भी ना एक जर्नी रही है हमारे कल्चर में। शुरू से जब हम छोटे रहे होंगे और तो हम देखते हैं कि नानी दादी घर में ही घी बनाते भी थे, अभी भी बनता है कई घरों में। तो वो एक कल्चर रहा है हमेशा कि दूध उबाला गया, मलाई अलग की गई, घर में ही घी बन रहा है। एंड हमेशा से ये एक इम्पॉर्टेंस रही है घी की इंडियन किचन में। फिर एक फ़ेज़ आया है आफ्टर 95 और मे बी जस्ट अर्ली ऑफ 2000s, जहाँ पे ये डिक्लेयर किया जाने लगा बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ अदर कंपनीज जो कि अपने ऑयल के प्रोडक्ट्स मार्केट करना चाहते हैं इंडिया में, कि घी तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, घी इज़ नॉट हेल्दी टू बी कंज्यूम्ड फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड XYZ रीजंस। तो आप फलाने सीड का ऑयल लीजिए, आप फलाना ऑयल खाइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब वापस से, क्योंकि अब वेस्ट में क्लैरिफाइड बटर को कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में डाल के और कई बाकी तरह से यूज़ करके टर्मरिक मिल्क में घी यूज़ हो रहा है, तो अब फिर से देयर इज़ एन अवेकनिंग इन द इंडियन जनरेशन कि नहीं, घी तो अच्छा है। तो ये जो राइड और ये जो जर्नी है घी की, आप हमें बता दीजिए, बिकॉज वी हैव समवन वेरी ऑथेंटिक सिटिंग विद अस टुडे जो हमें ये बता सके कि घी खाना है नहीं खाना है, घी खाना अच्छा है, घी हेल्दी है, घी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी एसिड लेवल को मेंटेन करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन, हेयर, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, मॉडरेशन में खाना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि घी हमें कच्चा खाना है। ठीक है, लोग घी में तड़का लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हम घी को डायरेक्ट हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो उसका जो गुड फैट है वो बैड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम घी खा रहे हैं, दाल बनी हुई है, उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाला और खाया, दैट इज़ अ हेल्दी वे टू ईट घी। तो घी में खाना नहीं पका सकते फिर? घी में पकाना मैं अवॉइड के लिए कहूँगी, क्योंकि वो ट्रांस फैट को बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप खाना बनने के बाद ऊपर से घी डाल रहे हैं तो देन इट इज़ हेल्दी। और जैसे हम बात करें वेट लॉस की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घी बंद करना है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही फैट को काटता है। तो गुड फैट खाएंगे तो बॉडी में से बैड फैट जो है वो फ्लश आउट होगा। तो वेट लॉस की भी नहीं, हम कोलेस्ट्रॉल की भी बात करें, कोई हार्ट पेशेंट है उसकी भी बात करें, जस्ट टू इंक्रीज द गुड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, आप घी मॉडरेशन में पीनट साइज एट अ टाइम खा सकते हैं। और रही बात कॉफ़ी और घी की मॉर्निंग में, तो ये एक नया ट्रेंड है, ठीक है ना। तो टेस्ट तो नहीं है उसमें, लेकिन घी इज़ इम्पॉर्टेंट है। घी में हम बचपन से घी में पानी में घी डाल के सुबह लेते थे, अब उसमें कॉफ़ी भी डल गई है। तो एक जॉइंट एफर्ट है कि कॉफ़ी, अगर हम ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर लिवर,
ठीक है ना, ये हम सबको पता है। ऐसे ही घी कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में दोनों का जॉइंट एफर्ट जो है वो लीवर के लिए भी अच्छा हो गया और हार्ट के लिए भी अच्छा हो गया। और आपने बोला पी साइज घी एट अ गिवन टाइम आप ले सकते हैं, तो बहुत कम हो गया ना, मतलब वो एक ग्लास में पीनट साइज घी डाल दो। अच्छा, दूसरा, अब खाना अगर घी में नहीं पकाना तो खाना कौन से तेल में पकाना है? बेसिकली मैं एक सात्विक खाने के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर एक रीजन का एक ऑयल होता है टू कुक। साउथ इंडिया की बात करें तो कोकोनट ऑयल है, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। तो जो जहाँ का ओरिजिन है, जो चीज़ जहाँ पे ओरिजिनेट होती है वो वहाँ का ही। आजकल ऑलिव ऑयल इज़ इन वेरी मच फैशन। ऑलिव ऑयल खाना है, हाँ हेल्दी है, बट जो खाना का टेस्ट आपका मस्टर्ड ऑयल में आएगा, जो हमारा एक बेसिक इंडियन फूड है कि सरसों का साग जो सरसों के तेल में बनेगा, फिश जो है सरसों के तेल में बनेगी या कोकोनट ऑयल में बनेगी, वो उसी में टेस्ट अच्छी देगी। तो खा सकते हैं, बट प्रेफरेंस यही आप प्रेफरेबली यही होगा कि आप तरजीह दें, प्रेफरेंस दें अपने लोकल ऑयल को खाना बनाने के लिए। अच्छा, ये ना ऑयल को भी लेकर अभी क्या है, कंपनी पैक्ड बहुत मस्टर्ड ऑयल आ रहे हैं, पर अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है या फिर आप सामने ही कच्ची घानी का तेल निकलवा रहे हैं। अब तो कुछ सेंटर्स भी खुल गए हैं, पहले भी थे, जहाँ पे यू कैन गो एंड गेट योर ऑयल डन। तो इससे फ़र्क पड़ता है या भाई मार्केट से पैक्ड मस्टर्ड ऑयल लाके भी हम खा सकते हैं? डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या क्वालिटी ऑफ तेल बना रही है, ठीक है। बहुत फ़र्क पड़ता है, जितना रिफाइंड हो जाता है तेल वो उतना कम हेल्दी हो जाता है। तो ज़्यादा रिफाइंड ना हो, नेचुरल सोर्स, ज़्यादा उसको प्रोसेस ना किया गया हो तो वो आपको बेनिफिट्स देगा। ऑफ कोर्स उसमें न्यूट्रिएंट्स जो वो इंटैक्ट रहेंगे, न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नेचुरल कितना है आजकल इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, बट किसी अच्छी कंपनी का गुड रिव्यूज़ वाला तेल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं गट हेल्थ की बात करूँ, आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रेस की बात की थी, हमारे कुछ पैरामीटर्स जो कि आपको वज़न कम करने में सहायक हो और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा सके। सो यू सेड आपका खाना है, आपकी नींद है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और साइंटिफिकली स्ट्रेस को आपकी गट हेल्थ से भी जोड़ के देखा जाता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी बहुत जल्दी सामने आते हैं जहाँ पे एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन एज अ प्रोफेशनल, और लोगों को आप क्या एक सलाह देना चाहती हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड टू टेक केयर ऑफ द गट हेल्थ? देखो, गट हेल्थ और हमारी जो माइंड है वो इंटरकनेक्टेड है। हमने बहुत बार देखा होगा, किसी को एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब हमें स्ट्रेस होता है तो कई बार मोशन पास होता है, या फिर स्ट्रेस होता है तो थोड़ी सा नॉजिया फील होता है, घबराहट सी फील होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब रही बात हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गट खराब है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है ना। कई लोगों को कुछ भी खाओ, क्योंकि बिकॉज गुड बैक्टीरियाज हमारे गट में डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रेस हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन बेटर नहीं है, दिन पर दिन फेस ढलता जा रहा है, या कहीं भी जाती हूँ कुछ भी खाती हूँ तो वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये एक स्ट्रेस ही है कि बाहर निकलने से भी डर लगता है कि बाई चांस वॉशरूम की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डाइजेशन को, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे बन रहा है, ठीक है, कहीं बासा खाना तो नहीं है, ठीक है, कितने दिन पहले का बना हुआ है, फ्रेश बना है नहीं बना है, अच्छी तरह से वॉश हुआ है बनाने से पहले या नहीं वॉश हुआ है, कितना उसको हमने हाइजीन का ख्याल रखा है, साथ ही कि आप कितना हैवी खा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक, मैं IBS की बात करूं तो IBS एक ऐसी कंडीशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपको फाइबर रॉ नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके गट बैक्टीरियाज जो हैं वो रॉ फाइबर डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो जब जैसे ही खाएंगे आपको लूज मोशंस लग जाएंगे। तो कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना खाना खाते हैं तो भी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, या तो हम अपना दिमाग कहीं और लगाएं,
मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जिसमें आप हैप्पी फील करते हो। कोई भी ऐसी हॉबी ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। और एक प्रॉपर नींद लें। हमारे को एक नींद का टाइम सेट करना पड़ता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। अगर हम रात को 10:30-11 बजे सो गए तो 2-3 घंटे के बाद अगर आपको कोई उठाता है तो आप आसानी से उठ जाते हैं। बट जब आप जैसे जैसे रात बढ़ती है, अगर आपको 3 या 4 बजे कोई उठना पड़े तो आपको एफर्ट लगता है उठने के लिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नींद गहरी होती है, तो हमारा हीलिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होता है। जब बॉडी हीलिंग मोड में जाती है तो गहरी नींद में भी चली जाती है। तो अगर आप गहरी नींद में नहीं जाओगे 3-4 घंटे के बाद नींद लेने के, तो आपका हीलिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा। तभी कहते हैं कि नींद, एक प्रॉपर नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और रात की नींद रात की ही होती है। आप ये सोचो कि मैं दिन में 2 घंटे सो के अपना 8 घंटे का जो नींद का वो है टारगेट पूरा कर लूँगा, वो आपका हीलिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं करेगा। तो कितने घंटे की नींद और कब से कब तक? 6 से 8 घंटे की नींद, डिपेंडिंग अपॉन द एज। बच्चों को 8 घंटे की नींद चाहिए, एक एडल्ट को 6 घंटे से 7 घंटे की नींद भी इनफ होती है। और जब अंधेरा होता है उसके 4 घंटे के बाद हमारा बेड टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लेट सो रहे हैं तो मैक्सिमम आजकल जैसे लाइफस्टाइल है लोगों का, 11 बजे तक आप अपने बेड पे होने चाहिए हो, विदाउट एनी लाइट्स ऑन। ठीक है, क्योंकि अंधेरे में ही मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, तो आपकी नींद अच्छी होती है। ठीक है, बट ये मोबाइल और टीवी की जो ब्लू लाइट होती है वो आपके मेलेटोनिन को डीएक्टिवेट करती है। तो आजकल तभी मेलेटोनिन टैबलेट्स लोगों ने लेनी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि ये गैजेट्स ने भी बहुत ज़्यादा नींद को हैम्पर कर रखा है लोगों। बट आप तो कहेंगे कि मेलेटोनिन नेचुरली बढ़ाओ ना बॉडी में, नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। और दिन में आप जब उठ रहे हो तो जैसे ही सूरज की रोशनी आपके शरीर पे पड़ती है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। एक हार्मोन है जो एक्टिव हार्मोन है, जो आपके सारे बॉडी के सिस्टम को एक्टिव मोड में ले आता है। चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। निधि जी, विमेन हेल्थ को लेकर, क्योंकि अभी आपने हार्मोन्स की भी बात की, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, और विमेन हेल्थ को लेकर आपने काफ़ी काम किया है। तो पीसीओएस को लेकर जो केसेस हैं वो ज़्यादा दे आर कमिंग इन द लाइट। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इन द विमेन, उसके भी केसेस बढ़ते गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज, एक अंडरलाइंग कॉज आप जनरेशन में देख रही हो कि अगर ये सही रहे ना तो ये केसेस गिर सकते हैं, ये केसेस नहीं बढ़ेंगे? जो आजकल मैं केसेस देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बहुत ही ओवर द शेल्फ चिप्स, बिस्किट्स पेरेंट्स पकड़ा देते हैं जस्ट कि वो बिज़ी हैं तो अभी भूख लगी है, चलिए चिप्स का पैकेट खा लो। ठीक है, या फिर इंस्टेंट फूड। ठीक है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, कई बार सुबह टाइम नहीं मिला तो इंस्टेंट फूड बनाया और बच्चे को टिफ़िन में पैक कर दिया। ठीक है, जो एक ये रीज़न है कि हमारी बॉडी का जो प्रॉपर ग्रोथ है इंटरनल वो नहीं हो पाती है। हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बिकॉज इतना प्रोसेस्ड पैक्ड फूड, फ्लेवर्ड फूड हम खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एडेड हैं। तो लेटर जब प्यूबर्टी टाइम आता है, जब हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं बॉडी में, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लड़कों की हाइट ना बढ़ना, बियर्ड प्रॉपरली ना आना, ठीक है, गले के आसपास एक ब्लैक रिंग डेवलप हो जाना, पेट बाहर हो जाना, अंडर आर्म्स काली हो जाना। और लड़कियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के सेम सिम्टम्स, साथ में फेशियल हेयर, पीरियड्स साइकिल जो है वो इर्रेगुलर रहना, टाइम पे ना आना, या फिर पेनफुल रहना। ठीक है, अगर हमें इसको ठीक करना है तो एक तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को कभी भी मत दो हैप्पी फूड। एक
रूटीन बना दो हम्म। कि हेल्दी फूड खाना है, एक जंक फूड डे है आपका, आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़, तला हो, मीठा हो, चीज़ी हो, वो खा सकते हो हैप्पी, या 2 दिन। साथ ही फ़िज़िकल एक्टिविटी, बच्चों की आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बोन डेवलपमेंट, मसल्स, ये सब हैम्पर कर रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है लोगों की। जो वर्कआउट करता है, जो किसी गेम में इन्वॉल्व है, उसकी हाइट अच्छी बढ़ती है रादर देन जो सिर्फ घर में बैठ के इंडोर गेम्स खेल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों को बाहर भेजो। आजकल बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, हम बचपन में बहुत खेलते थे, इधर उधर भागते थे, पेरेंट्स हमें बोलते थे घर आ जाओ और हम आते नहीं थे। आजकल धक्के मार के बच्चों को पार्क भेजना पड़ता है कि जाओ कुछ खेल आओ। तो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, पढ़ाई का बर्डन बढ़ता जा रहा है, वो हम सब समझते हैं, बट दिन में 1 घंटा खेलने का, फिज़िकल एक्टिविटी का निकालना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन देयर हार्मोन्स। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो जंक खाना है और जिसकी वजह से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो इनएक्टिविटी है बच्चों में, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वी कैन काउंट एज फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस इन गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ मिथ बस्टर्स की बात करूँ और अगर आप उसका हमें थोड़ा जवाब संक्षिप्त में दे सके, तो यहाँ पे कुछ 5-6 मिथ बस्टर्स हैं। इज़ डिटॉक्स वाटर एक्चुअली अ स्कैम? आई बिलीव वाटर इज़ द बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक। रेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर्ब्स हमारी किचन में अवेलेबल हैं, जिसको हम डाल के उसके अंदर, जैसे जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, दालचीनी, दे हेल्प, ठीक है ना। अब मेथी दाना इज़ नोन फॉर शुगर मेंटेनेंस, ऐसी जीरा इज़ हाई ऑन फाइबर, ये हेल्प करता है। बट सिर्फ आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ कि मैं ये जीरा वाटर ले रहा हूँ तो मेरा वेट कम हो जाएगा, या मैं मेथी दाना पानी ले रहा हूँ तो मेरी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी या कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द स्टोरी। इट इज़ लाइक कि आपको वो हेल्प कर रहा है, बट वो रिजल्ट देगा जब आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल, बाकी चीज़ों को करेक्ट करोगे। बेसिकली निधि जी, आपका कहने का मतलब ये है कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कोई एक चीज़ आकर क्विक फिक्स नहीं करेगी आपकी हेल्थ को। सीड ऑयल्स आर हार्मफुल? डिपेंड करता है, सीड्स ऑयल्स आर नॉट हार्मफुल। अगर पीनट ऑयल की बात करें तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बाकी सेसमे सीड्स का ले सकते हैं, बाकी कई सीड्स ऐसे हैं। घी इज़ हेल्दी और इट इज़ ओवररेटेड? घी इज़ हेल्दी, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ घी के लेने में, बट इन मॉडरेशन। डज ईटिंग आफ्टर 8 PM मेक यू फैट? डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। ये एक मिथ है कि फ़ैट हो जाओगे, लेकिन अगर आप हल्का खाना खा रहे हो तो वो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। एक कहावत है, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन एंड डिनर लाइक अ बैगर। अगर आप हल्का खाना डिनर में खा रहे हो, चाहे 8 o'clock खा रहे हो, तो वो आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा। आर आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ? नो। इज़ ग्लूटेन हार्मफुल इफ़ यू डोंट हैव सेलिएक डिजीज़? नो, ग्लूटेन एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है जो आपकी वीट में अवेलेबल होता है, वो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, तो आप खा सकते हैं अनलेस और अनटिल आपको कोई ग्लूटेन एलर्जी है। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल? डिपेंड्स अपॉन एरिया, फेवर दोनों के में हूँ मैं। आर एयर फ्रायर्स एक्चुअली हेल्दियर? एयर फ्रायर सिर्फ आपकी हीट, जो एयर है उसको रोटेट करता है, तो उसके अंदर कोई हार्मफुल रेज नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। एजिंग को लेकर कई सवाल होते हैं लोगों के मन में कि स्पेशली आफ्टर अ सर्टन एज खाने का अब्जॉर्प्शन, जैसे हमने अब्जॉर्प्शन की बात की थी, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपकी डाइट जो है वो चेंज हो सकती है, डाइट या डाइजेशन को लेकर भी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। सो एजिंग रिलेटेड आपकी क्या एडवाइस है फॉर ऑल दी एडल्ट्स? क्या वाकई में कोई खाने में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, नंबर 1, और नंबर 2, व्हाट इज़ द आइडियल फूड? देखो, एजिंग के साथ साथ डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है,
क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। अगर हम लेडीज़ की बात करें, मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो कैल्शियम डीजनरेशन होती है बॉडी में वो बढ़ जाती है। तभी कैल्शियम जो है रिकमेंड किया जाता है लेडीज़ को मेनोपॉज के बाद। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन जो मसल्स जो है ब्रेकडाउन जो है वो फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हम अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और खान पान अच्छा रखें तो हम अपने उस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ठीक है ना। तो उससे क्या है, अगर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है, ठीक है, वो आपके फ्री रेडिकल्स को हटाएगी, तो हम एजिंग को डिले कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने कई बार नाम सुना होगा एंटी एजिंग फूड, ठीक है ना। आप बेरीज खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स एंड सीड्स खाओ, ये एंटी एजिंग फूड में भी कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली वो चीज़ें आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप हमें कोई 3 या 5 सुपर फूड बता दीजिए जो एंटी एजिंग है और जो हम रोज़ खा सकते हैं। ब्लूबेरीज, ओके, आलमंड्स, ओके, ठीक है, फ्लेक्स सीड्स एंड योर good amount of fruits and salad and अच्छा प्रोटीन in food। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए और इज इट, और डू यू पुट इट इनटू द अदर फैड कैटेगरी या सेम कैटेगरी? देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम बात करें तो सदियों से हमारे इंडियन कल्चर में चलती आ रही है कि सूरज ढलने के बाद खाना खाना बंद कर देना। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना। और मैं हमेशा उस फेवर में होती हूँ जो आप चीज़ लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, उसी पैटर्न को अपनाएं, ताकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपने अपने रिजल्ट्स तो ले लिए, लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से बाहर आएंगे तो वो वापस फर्स्ट स्टेप पे आके खड़े हो जाएंगे। राइट। तो वो चीज़ अपनाएं जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो ये सोशलाइजेशन एंड ये ट्रेंड है वो आपको सुबह 7 बजे तक या 8 बजे तक खाना पीना खा के सोने अलाउ नहीं करता है। क्योंकि लोगों की पार्टीज़ ही, लोगों की गैदरिंग्स ही, लोगों का मिलना जुलना ही ऑफिस के बाद 9-10 बजे के बाद शुरू होता है। राइट। तो कहाँ तक इंटरमिटेंट फॉलो हो पाएगी? सो बेसिकली आप जो भी करें वो संयमित करें और सस्टेनेबल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। निधि जी, टी, कॉफ़ी और जूसेस को लेकर व्हाट इज़ योर व्हाट इज़ योर एडवाइस? क्या करना चाहिए हमें? टी, कॉफ़ी अगेन अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है। ठीक है ना। चाय, हम इंडियंस को तो एक एडिक्शन होती है, बट यही है कि खाली पेट नहीं पीनी। टाइम होता है, खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाने के एकदम साथ नहीं पीनी चाहिए, आयरन ड्रॉप आने के चांसेस होते हैं, या फिर कैल्शियम डीमिनरलाइज हो जाता है। और 6-7 कप लोगों को आदत होती है वो नहीं पीनी चाहिए, अगेन गट बैक्टीरियाज को डैमेज करती है। तो अगर 2 या 3 कप दिन में पी रहे हैं छोटा कटिंग चाय, तो आप पी सकते हैं। सेम विद द कॉफ़ी, ठीक है ना, क्योंकि कैफ़ीन है, कई बार हार्ट रेट बढ़ाता है। तो एक मॉडरेशन में हेल्दी भी है, लेकिन मॉडरेशन में अगर हम 2 ग्लास पी रहे हैं, 2 कप पी रहे हैं कॉफ़ी इन अ डे इज़ फाइन, चाहे कोल्ड है चाहे हॉट है। बट अगर ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे तो हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और जूसेस अगर हम फ्रूट जूस की बात करूँ तो आई एम 100% नो। एंड अगर वेजिटेबल जूस या ग्रीन जूस जिसे हम कहते हैं आजकल, वो हम ले सकते हैं। हम फ्रूट जूस जब बनाते हैं, चाहे हम होलसम फ्रूट का बना रहे हो, बट उसके शुगर लेवल्स एज़ कम्पेयर टू दैट फ्रूट काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि हमने तो पूरे फ्रूट को डाला, उसको पीस दिया और वो पी लिया, हमने तो कुछ शुगर भी नहीं डाली, फिर शुगर कैसे हाई हो गई? अगर हम जब हमें पढ़ाया जाता था, तो हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो कहते थे कि जब हम एप्पल को खा रहे हैं, अगर हम सीधा बाइट करके खाएंगे तो वो बेटर है रादर देन कट करके खाएं या जूस बना के खाएं। कट करके जब हम एप्पल को कट करते हैं तो एक लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है सेल्स की, तो जो उसमें से हल्का हल्का पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल ब्रेक, वो वाली जो सेल की लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। क्योंकि सारी वो वाली लेयर के सारे सेल्स जो हैं ऑक्सीडाइज हो गए, उसके अंदर जो शुगर है फ्रक्टोज, वो आपकी शुगर, सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है।
अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा। और जूस में जब हम पीसते हैं तो सारे के सारे सेल जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए उसका शुगर लेवल जो है एज़ कम्पेयर टू दैट फ्रूट इज़ हायर देन। आप 5 एप्पल खाओगे और 5 एप्पल का जूस पियोगे तो 5 एप्पल के जूस में शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम। तो इसलिए बेटर है कि आप रॉ फ्रूट ही खा लो। फाइबर भी जाएगा, उसकी जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली शुगर भी जाएगी और आप मज़े से खाओगे। अच्छा, ये जो बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं जो दूध में मिला के दिए जाते हैं, कुछ ब्रांड्स तो बहुत पुराने हैं हमारे देश में, जिससे कहते हैं कि उनकी ग्रोथ और उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल जाता है। उन मिल्क ड्रिंक्स को लेकर आपके क्या विचार हैं? और इसी के साथ मैं प्रोटीन बार को भी जोड़ रही हूँ। देखो ये सिर्फ टेस्ट है जहाँ तक मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये फुल ऑफ शुगर है इसके अंदर और कुछ नहीं है। साथ ही इसके अंदर बहुत सारा कॉर्नफ्लोर और ये जो डाल के टेस्टी बनाए गए हैं और फ्लेवर्स डाल दिए हैं, चॉकलेट, वनीला एंड ऑल। ये आपको कोई एनर्जी, वो मतलब एनर्जी दे रहे हैं, कोई आपको हाइट नहीं बढ़ा रहे हैं। ये मेरी हाइट बढ़ गई इतनी, ठीक है। एक मैं के फेवर में हूँ ऐड के, मेरे को लगता है कि फॉल्स ऐड भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हाइट बढ़ाने में हेल्प करे ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं या फिर आपकी मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो इतनी कम क्वांटिटी में है कि वो 1 चम्मच दूध में ऐड करने से आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट एक ऐड है कि इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बट शुगर आपको एनर्जी दे रहा है, तो वो ऐड ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है वो, ठीक है। साथ ही अगर आप नेचुरल फ्लेवर दूध में डाल के बच्चे को बना के देते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे इलायची, बादाम, सौंफ, आपका कोको पाउडर, अगर आप बच्चे को चॉकलेट फ्लेवर तो अनस्वीटन कोको पाउडर भी आते हैं, खजूर डाल दिए, मैंगो शेक बना दिया, बनाना शेक बना दिया, तो दैट फ्लेवरफुल मिल्क जो है, फ्लेवरफुल मिल्क इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर किड रादर देन द पाउडर्ड मिल्क। प्रोटीन बार के लिए भी आप यही कहेंगे? अब तो मुझे यही समझ आ रहा है। हाँ, प्रोटीन बार में प्रोटीन तो है, बट उसमें बाकी चीज़ें भी तो हैं। शुगर और कार्ब्स इतने हैं कि आपका पर्पस ही डिफाई हो गया। सिर्फ प्रोटीन नहीं दे रहा ना, वो बहुत चीज़ें और भी दे रहा है, तो वो सिर्फ प्रोटीन के नाम पे इतनी सारी कैलोरीज खाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अब कि एक आइडियल डाइट क्या होगी, से फॉर एग्जांपल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपके हिसाब से उसका ब्रेकफास्ट कैसा दिखना चाहिए? फिर आप हमें बताइए लंच कैसा होना चाहिए और उसके डिनर की थाली कैसी होनी चाहिए। देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि सुबह नाश्ता क्या खा रहे हैं, मेरे हिसाब से उसके हिसाब से लंच डिनर होना चाहिए, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट में कोई भी चिल्ला, जिसमें प्रोटीन रिच चिल्ला होते हैं, बेसन का, मूंग का, स्प्राउट्स का, ओट्स का, या अंडा, स्प्राउट्स, ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। साथ ही अगर हम इंडियन ब्रेकफास्ट की जो 90% लोग खाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे आप कार्ब रिच जैसे दलिया, ओट्स, पराठा, स्टफ्ड, बट पराठा आई रिकमेंड कि तवे के ऊपर सेक लो, तवे से उतारने के बाद उस पर घी लगाओ, फ्राई नहीं करो, ओके। वैसे पराठे थोड़ी सी दही के साथ खा सकते हैं। लंच में अगेन एक बीच में एक फ्रूट्स की सर्विंग होनी चाहिए मिड मील को में, और लंच में एक प्लेट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें 1/4 में आपका फाइबर सैलड होनी चाहिए, 1/4 में कार्ब्स, रोटी या चावल, 2 रोटी या फिर 1 कप चावल होने चाहिए उबले हुए, और एक तरफ आपकी सब्जी होनी चाहिए और एक तरफ आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, यानी दाल हो गई, आपका नॉनवेज है तो नॉनवेज हो गया, पनीर हो गया, सोया हो गया, चना हो गया, लेग्यूम्स हो गए, ऐसे, ठीक है। फिर शाम को जब आपका चाय का टाइम होता है या फिर आपका स्नैक टाइम होता है, जो चाय नहीं पीते, उसमें भी थोड़ा सा आप स्नैक्स ले सकते हैं, या तो नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बादाम अखरोट का मिक्सचर हो गया, या फिर थोड़े मखाने खा सकते हैं, स्प्राउट सैलड खा सकते हैं, उबले हुए अंडे खा सकते हैं, ठीक है। नाश्ते में भी खा सकते हैं अंडा, मैं मिस कर गई थी, ठीक है। ये होना चाहिए, और डिनर जो है सबसे लाइट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन जैसे दाल हो गया, या फिर आपका जो हमने पहले डिस्कस किया पनीर और वो हो गया, और रोटी या चावल थोड़े से, और खूब सारा फाइबर, सब्जी, ताकि, और
ऑफ कोर्स सोने से 3 घंटे पहले तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए, क्योंकि खाना जो स्टमक से निकलने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे लगते हैं। जब खाना इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाए उसके बाद ही लेटना चाहिए। उस मतलब यानी कि वो होगा आपके खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद, तो इसलिए तभी आप सोएं, आप ये कहना चाह रही हैं। निधि जी, कुछ सुपर फूड्स आप हमें बताना चाहती हैं, आप जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपके वाइटल्स के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए रिकमेंडेड होते हैं। हालांकि आपकी बैलेंस डाइट सुन के तो समझ आ गया भाई, आपकी थाली सजी है जिसमें सैलेड भी है, दाल है, प्रोटीन का पोर्शन है, सब्जी है, रोटी है, चावल है। बिसाइड्स एनीथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट, जैसे आपने हमें एंटी एजिंग के लिए काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए, ब्लूबेरी ले लीजिए, आलमंड ले लीजिए। सो आर देयर एनी सुपर फूड्स दैट यू वांट टू रिकमेंड? सुपर फूड्स की जो परिभाषा है ना वो चेंज होती जाती है, ठीक है ना। पहले हमारे सुपर फूड्स में हमारे ड्राई फ्रूट्स को सुपर फूड माना जाता था, अब नट्स एंड सीड्स भी उसमें ऐड हो गए हैं। एक नया चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स का भी ट्रेंड है, बीच में फ्लेक्स सीड्स का था, ट्रेंड आ गया है। दे आर सुपर फूड, एक लिमिट में लेने चाहिए, ओवरडू नहीं करना चाहिए कि हर टाइम पे आप लिए जा रहे हैं, जब मन कर रहा है तो मुट्ठी भर के खा रहे हैं। दे आर वेरी बेनिफिशियल। नट्स एंड सीड्स हो गए, आपकी बेरीज हो गए, ठीक है, आपका एवोकाडो आजकल है, ठीक है, बट दैट इज़ इक्वलेंट टू जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है थोड़ी सी आलू की तरह है, स्वीट पोटैटो की तरह है, B6 रिच होता है, वेरी गुड फॉर योर फर्टिलिटी, ठीक है। और आपके जो होलसम ग्रेन्स हैं, ठीक है, और आपका प्रोटीन जो लीन प्रोटीन होता है, जिसमें हमारे वेजिटेरियन में पनीर, टोफू, सोया आता है, और नॉन वेजिटेरियन में एग्स, फिश एंड चिकन आता है, नो रेड मीट्स। Okay. So we would like to conclude this conversation with a rapid fire. I'll ask you some quick questions और आप अपनी choices हमें बताइए. Coffee और green tea? कॉफ़ी। Rice और रोटी? रोटी। घी और butter? घी। Fruits before और after meals? आफ्टर 1 hour। Honey और sugar? Nothing। Nothing. Eggs every day? Not as such, but mostly 5 days। और वेजिटेरियंस के लिए क्या, अगर वो अंडा नहीं खाते हैं तो? स्प्राउट्स, पनीर। ओके। एंड ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स? फ्रेश फ्रूट्स, बट ड्राई फ्रूट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तुम दोनों? हाँ, वेरी गुड ऑन मैग्नीशियम। वॉकिंग और जिम? वॉकिंग प्लस जिमिंग। ओके। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेस्ट मिडनाइट स्नैक? हालांकि इसके लिए आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मिडनाइट आप यहाँ पे कुछ खाएं, बट अगर अब किसी को भूख लगी गई है, कोई जाग ही गया है 11 बजे के बाद, तो क्या खाए? 5-10 बादाम या 20-30 मखाने। ओके। वन फूड यू वुड कंप्लीटली अवॉइड? ओवरलोडेड फैटी मिठाइयाँ। एंड वन फूड दैट यू विल रिकमेंड कि एब्सोल्युटली ये तो लो ही रोज? ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। One habit that can transform health in 30 days? A consistency, a better timetable every day। टाइम से उठना, टाइम से वर्कआउट करना, टाइम से नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना, अपने डेली टास्क पूरे करके टाइम से सो जाना। Discipline and consistency. Discipline and consistency will change your body, and it is over the period of time। आप एक टारगेट नहीं रखोगे, रोज़ अपना वेट चेक नहीं करोगे, आज वेट कम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से एक टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, विद इन 3 months यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। निधि जी, आपके गोल्डन वर्ड्स, आप कुछ कहना चाहती हैं चलते चलते, और आप ही के शब्दों से हम इस बात को, इस वार्तालाप को विराम देंगे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक हेल्थ ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अपने, एक हेल्थ ऐसी चीज़ है जो आपके, सिर्फ आपके लिए है। अच्छा खाने से मन भरता है, सही खाने से दिन बनता है। तो एक ये चीज़ कि आप मीठा खाने से बेटर है मीठा बोलना सीखिए। अच्छा खाने से दिन बनेगा,
सही खाने से आपका सेहत बनेगी। अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर की नहीं सुन सकते तो अपने शरीर की सुनिए। अगर आप सही रहेंगे तो आप अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही अपने सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। अगर सबको पता होता है कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो शायद आपको मज़ा दे रहा हो, बट लॉन्ग रन पे अच्छी चीज़ें ही आपको बेनिफिट देती हैं। Nidhi ji, I really want to thank you, heartfelt gratitude for your precious time Thank you so and much for for your calling. valuable presence. Thank you so much. वेलकम। तो हेल्थ को लेकर या वेट लॉस को लेकर कोई क्विक फिक्सेस नहीं होते लाइफ में, और कोई एक ही चीज़ नहीं है जो कि आपके हेल्थ, आपके वेट लॉस या किसी भी हेल्थ कंडीशन को ठीक करने में काम करेगी। बेसिकली आपको चाहिए एक होलिस्टिक अप्रोच टू लिव हेल्दी। तो इसलिए सस्टेनेबल एफर्ट और एक कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे और हम यहाँ पे शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। सो फॉर योर हेल्दी लाइफ एंड फॉर अ हेल्दी डाइट। नमस्ते।